हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9th का फाइनल एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2024-25 जो मार्च में आपके जो पेपर हैं डेट शीट के अकॉर्डिंग। तो उसमें जो आपका फाइनल पेपर आएगा 9th क्लास हिंदी का, वो कुछ इसी तरीके से रहने वाला है। इसी पैटर्न पर जो है आपको क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड के किसी भी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर जो है पेपर्स वगैरह पुराने पेपर्स वगैरह डाउनलोड करने हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है या PDF डाउनलोड करनी है, तो आपको गूगल पर जाना है, वेबसाइट सर्च करनी है cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी हमारी साइड से। और उसके अलावा अगर आपको वीडियोज़ देखनी है, डिस्क्रिप्शन में सारे ज़रूरी लिंक है, वहाँ से आप सारी वीडियोज़ सारे पेपरों की वीडियोज़ देख सकते हो। अब शुरू करते हैं पेपर को। आपका जो हिंदी का पेपर है वो आएगा 80 नंबर का। 80 नंबर में जो है 3 घंटे का समय रहेगा आपके पास में। इसी ड्यूरेशन में आपको अटैम्प्ट करना रहेगा। पहला जो सेक्शन आएगा खंड क, जिसके अंदर आएगी व्याकरण। व्याकरण में बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे 7 नंबर के, 1-1 नंबर के 7 क्वेश्चन। काली घटा का घमंड घटा में खालिस्तान अलंकार है। कौन सा अलंकार है इसमें है यमक अलंकार। अत्यधिक में उपसर्ग है, इसमें जो है कौन सा उपसर्ग है, अति। धीरे धीरे जो ये शब्द है ये क्या है, ये है क्रिया विशेषण। मनोरथ का पर्यायवाची क्या है, मनोरथ का पर्यायवाची होता है इच्छा। पंजाबी भाषा की लिपि का नाम है, तो कौन सी लिपि है, वो है गुरुमुखी। अमावस्या का विलोम शब्द बताना है, तो अमावस्या का क्या होता है, पूर्णिमा। 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम वाक्य कहते हैं। तो ये थे आपके इस तरीके से MCQ देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो है 2-2 नंबर वाले 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। 8 नंबर का ये रहेगा आपका। पहला है रह की मात्रा का प्रयोग करते हुए कोई 2 शब्द बनाने हैं जो भी आपको समझ में आए, जैसे प्रेम, कर्म, चक्र, है ना। इस तरीके से आपको कोई 2 शब्द बना लेने हैं। मुहावरों का प्रयोग, मुहावरों का अर्थ लिख कर वाक्य बनाने हैं हमको। पहला है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। सबसे आसान होता है अपनी प्रशंसा खुद करना। वाक्य आप अपने हिसाब से बना सकते हो, जो भी वाक्य बनाने हो, कि रोहन अपना ही अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बने घूम रहा है, ऐसा कुछ भी बना सकते हो अपने पास से। नोट किया अपने गाइड में जो रटा हुआ है वही करना है। कमर कसना, कमर कसना होता है जो है किसी कार्य के लिए तैयार हो जाना। ये जैसे कि मैंने अपने एग्जाम्स के लिए अपनी कमर कस ली है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो वाक्य बना के। इसमें जो है एक चीज़ ध्यान रखना, जो जैसे आप वाक्य अर्थ लिखकर वाक्य बनाना ना 2 नंबर का, तो इसमें 1 नंबर का अर्थ रहेगा और 1 नंबर का वाक्य लिखना रहेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। वाक्य कुछ भी लिखोगे, अगर बस ये सेंटेंस ये वर्ड्स आपके इस्तेमाल होने चाहिए उसमें, आप जो है आपका नंबर पूरे मिल जाएंगे। अगला जो है बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाना है। जिस समास में पहला पद और दूसरे पद की प्रधानता ना होकर बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। जैसे नीला है कंठ जिसको मतलब कह रहे हैं हम, वैसे तो नीला कंठ व्यक्ति को संबोधित हो, लेकिन यहाँ पे इंडिकेशन हो रहा है भगवान शिव को, तो इस तरीके से जो है वो बहुब्रीहि समास होता है। उदाहरण का यहाँ पे 1 नंबर रहता है और 1 नंबर की डेफिनेशन। विकारी और अविकारी शब्दों में हमें अंतर बताना है कि क्या अंतर होता है। विकारी शब्द जिन शब्दों के लिंग, वचन और काल के आधार पर आप जो है आप रूप मतलब अपने आप जो है उनके रूप बदल जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो है इनके अंदर आते हैं विकारी शब्दों में। और अविकारी जिन शब्दों में लिंग, वचन और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक वगैरह वो चीज़ें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपको एक निबंध लिखना है। निबंध 5 नंबर का आएगा। 5 टॉपिक दिए जाएंगे, उनमें से कोई सा भी एक कर सकते हो आप। वृक्षारोपण, श्रम का महत्व, नारी सशक्तिकरण, स्वदेश प्रेम, भारत की वैज्ञानिक प्रगति। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है निबंध देखने को मिलेगा। निबंध जो है आप लिख सकते हो। यहाँ पर जो है जैसे वृक्षारोपण है, इसमें आप लिख सकते हो। सभी निबंधों में एक चीज़ ध्यान रखना, भूमिका एक हेडिंग डाल देना भूमिका करके। और भूमिका में आपको लिखना है कि ओवरव्यू सा कि क्या क्या हम पढ़ेंगे, क्या क्या किस बारे में बात करेंगे। उसके बाद जैसे वृक्षारोपण वाला, इसमें हम बात कर सकते हैं फिर प्रकृति की पूजा, यानी प्रकृति में क्या क्या है, मानव का जीवन कैसा है, वृक्षों की मदद से हवा की शुद्धि करता है, वन शरण और उपसंहार। मतलब उपसंहार लास्ट में जो एक हेडिंग जरूर बनानी है आपको, उपसंहार वाली। उपसंहार का मतलब होता है कि आपने कंक्लूजन बताना है पूरे पैरे में हमने जो बात करी है उसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, वो होता है। ये 2 चीज़ें जरूर बनानी है। बीच का जो आप बकवास लिखोगे, जो भी अपने पास से बना के लिखते हैं सब लोग, तो वो होती है 3 नंबर की, 1 की भूमिका, 1 का उपसंहार। ऐसे होता है 3 हेडिंग, ये 2 हेडिंग जरूर बनानी है याद से। और ये जो अलग से पहरा बनेगा वो अलग से लाइन में स्टार्ट करना है, एक लाइन छोड़ के स्टार्ट करनी है आपको।
आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपको एक पत्र लिखना है, अपनी कक्षा में प्रथम आने की सूचना अपने पिताजी को पत्र द्वारा देनी है, या फिर अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र हमें लिखना है। इनमें से कोई सा भी कर सकते हो। बाकी जो है मैं रिकमेंड करूंगा कि विद्यालय वाला जो प्रधानाध्यापक वाला एक लेटर जरूर आता है, इस टाइप के लेटर को याद करके जाना। बीच का कंसेप्ट आपको खुद से बनाना पड़ेगा, टॉपिक बदल सकते हैं, बट हाँ अगर आप हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखोगे तो आपको ये भी दिक्कत नहीं होगी, आपको एग्जैक्ट पत्र मिल जाएंगे, कौन कौन से याद करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन याद करने, सब आपको पता रहेगा। आगे बढ़ते हैं खंड ख के ऊपर। खंड ख के अंदर 5 नंबर का 5वां क्वेश्चन है, 6 नंबर का आएगा। 1 नंबर के 6 MCQ आपको देखने को मिलेंगे। काबा किसका पवित्र स्थान है? तो काबा किसका है? मुसलमानों का। कवित्री ने उतराई किसे माना है? तो किसको कहा है? वह सदकर्मों को। मोर पखा सिर ऊपर राखियो सवैये में कवि किसके रूप का अनुकरण करने का वर्णन करता है? तो वह भगवान श्री कृष्ण के। कैदी और कोकिला जो कविता है, इसके कवि का नाम बताना है। तो इसके कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। आगे बढ़ते हैं। खेतों में फैली हरियाली कैसी दिखाई देती है? तो कैसी दिखाई देती है? मखमल के समान कोमल दिखाई पड़ती है। बच्चों का काम पर जाना उनकी क्या है? उनकी क्या दिखाता है? विवशता को दर्शाता है, या मजबूरी कह लो। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 5 नंबर में आएगा, इसमें आपको एक काव्यांश दिया जाएगा। इसमें एक चीज जरूर ध्यान रखना, जो भी कविताएं याद करो उनके कवियों का नाम आपको जरूर याद करना है। साथ में नहीं याद करके जाओगे 1 नंबर वैसे ही कट जाएगा आपको, तो याद करके जाना है जरूर से। पखा पखी के कार नई सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। तो इसमें जो है आपको सबसे पहले काव्यांश के कवि कौन है? वो है कबीरदास। पखा पखी इसका क्या मतलब होता है? यह है पक्ष विपक्ष। सारा जग किसको भूल रहा है? ईश्वर को भुला रहा है। सच्चा संत कौन है? निष्पक्ष भाव से प्रभु का शरण करने वाला वही सच्चा संत है। सोई संत सुजान में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरीके से आपको इनके आंसर लिखने हैं। ज़्यादा बड़े आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने बोला है आंसर छोटे छोटे से, इसी तरीके से इन जो काव्यांशों के आंसर हैं वो लिखे जाते हैं, प्रश्नों के आंसर लिखे जाते हैं। मैक्सिमम 1 लाइन, इससे बड़े आंसर नहीं लिखे जाते। कहीं आप टेपते रहो कि टीचर पूरे नंबर दे दे, ऐसा नहीं होता। कबीर की दृष्टि में मानसरोवर और सुलभ जल में क्या अर्थ है? इनका अर्थ बताना, मानसरोवर का और सुलभ जल का। देखो यहाँ पे मानसरोवर से जो अभिप्राय है कि किसी भक्त का मन है जो भक्ति रूपी जल से पूरी तरह से भरा हुआ हो, तो वो मानसरोवर यहाँ पे बताया जा रहा है। सुभर जल से यहाँ पे अभिप्राय है कि भक्त का मन भक्ति भावों से परिपूर्ण रूप से भर चुका है, वहाँ अब और किसी प्रकार के कोई भी भाव के लिए कोई जगह नहीं बची है। यानी कि मानसरोवर यानी कि एक ऐसी जो है भक्त का जो है जहाँ पर जल भरा हो, मतलब भक्ति भरी हुई हो उसके अंदर, और सुभर जल का मतलब अब उसके पास अतिरिक्त कोई जगह शेष ना हो कुछ भी फालतू चीज़ों के लिए। तो ये 2 चीज़ें इनके अर्थ में इस तरीके से बताने थे। सेंटेंस बना के अच्छे से लिखने हैं, ठीक है। 3 नंबर में आएगा ये आपका। अथवा करो। अथवा में जो है ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में व्यक्त हुआ है वो बताना हमको। तो अलग अलग रूपों में हमें देखने को मिला, जैसे कि मनुष्य का जीवन प्राप्त करने पर गवालों के रूप में देखने को मिला, पशु की योनि प्राप्त करने पर नंद बाबा की गायों के बीच में देखने को मिला, निर्जीव पत्थर बनने पर गोवर्धन पर्वत पर ही स्थान पाए, और पक्षी बनने पर यमुना किनारे ही कदम के पेड़ की शाखाओं पर उन्होंने अपना बसेरा किया। तो उन अलग अलग रूपों में हमें जो है कवि का जो प्रेम है वो देखने को मिला है। आगे जो आपको 3 नंबर का आएगा काव्य सौंदर्य। पाहुन जो आए हो गांव के शहर के, मेघ आए बंठन के सवर के। तो इसका काव्य सौंदर्य आपको प्रस्तुत करना है। तो काव्य सौंदर्य के अंदर आपको बताना होता है इसमें अलंकार कौन सी है, भाषा शैली वगैरह वो चीज़ें बतानी होती है। तो इसमें आप लिखोगे प्रस्तुत पंक्तियों में पाहुन अर्थात जो ये पाहुन है अर्थात दामाद के रूप में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। मानव के रूप में जो है बादलों को दर्शाया गया है, कह सकते हो प्रकृति को दर्शाया गया है। चित्रात्मक शैली का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। देखो पंक्तियों को जब पढ़ते हो ना आप समझ जाते हो कि मनुष्य की कल्पना किससे, तुलना किससे की गई है, या वो चीज़ें या ऐसे ही जो है सिंपल एक्सप्लेनेशन वो क्लियर कट हो जाती है आपसे। चित्रात्मक शैली में जो है बादलों के सौंदर्य का जो है चित्रण किया गया है। भाषा जो है सरल सहज, ये हर पॉइंट में लिख सकते हो आंख बंद करके, भाषा सरल और सहज है, परवामय है। अनुप्रास मानवीकरण और उत्प्रेक्ष अलंकारों का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। देशज और तद्भव शब्दावली प्रसाद गुण इनमें विद्यमान है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। ये सारे पॉइंट लिखने की हो सकता है जरूरत ना भी पड़े, एटलीस्ट आपको पॉइंट बनाने हैं हर एक चीज़ के लिए। 4 पॉइंट आपको लिखने हैं जिससे आपको नंबर पूरे दे टीचर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासन की तुलना तम से की गई है? कवि ने अंग्रेजी शासन की तुलना तम से की है। तम यहाँ पे अंधकार के रूप में दर्शाया गया है।
तो क्योंकि अंग्रेजी शासन प्रणाली अन्यायपूर्ण थी, ब्रिटिश शासन का स्वरूप भी अंधकार की भांति कालिमा से युक्त है। पराधीनता के युग में भारतीयों को अंग्रेजों से के बहुत से जुल्मों को सहन करना पड़ा है, तो उसके बारे में हमें यहाँ पे इस तरीके से बताना होता है। आगे बढ़ते हैं। खंड गय। खंड गय में आपका गद्य खंड आएगा, यानी कि कहानी वाला पोर्शन 6 नंबर में आएगा। ये लेखक के अनुसार गधे में किनके गुण पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, तो किनके गुण पहुंच गए हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। तो किसके गुण पहुंचे हैं, वो है ऋषि मुनियों के। लहासा की ओर किस विधा की रचना है, तो क्या है लहासा की ओर, एक यात्रा वृत्तांत है। उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ में लेखक ने किसे सावधान किया है, तो किसको सावधान किया है, आम जो है जनमानस को, आम जनता को। सालिम अली केरल की किस वैली को रेगिस्तान हवा से बचाना चाहते थे, तो किसे बचाना चाहते थे, साइलेंट वैली। लेखक हरिशंकर परसाई के पास किसका चित्र था, तो किसका चित्र था उसके पास प्रेमचंद का चित्र था। महादेवी वर्मा को छात्रावास में कौन सी लड़की मिली थी, तो क्या नाम था उसका, सुभद्रा कुमारी चौहान। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत बड़ा हिस्सा मठों यानी बिहारों के हाथों में है। अपनी अपनी जागीरों में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। तो ये 5 नंबर में आएगा। इसमें आपको जो है 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनके आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन है पाठ और लेखक का नाम। आपको कंप्लीट ये जो बुक है आपकी, इस कंप्लीट बुक को आपको सभी पाठों के पाठ का नाम और लेखक का नाम याद करना है, याद जरूर करके जाना है। 2 नंबर का पेपर में यही चीज मिलेगी आपको, तो अच्छे से करना है, ठीक है। 1 नंबर का काव्य खंड से आएगा, 1 नंबर का गद्य खंड से आएगा। अब देखो यहाँ पे पाठ और लेखक का नाम। पाठ है लहासा की ओर और लेखक का नाम है राहुल सांकृत्यायन। तिब्बत की जमीन कैसी बटी हुई थी, बहुत अधिक छोटे और बड़ी जमींदारों में बटी हुई थी। तिब्बत में जागीरदार खेती कैसे और किन से करते थे, तो स्वयं बेगार में मिलने वाले मजदूरों से करते थे। खेती का इंतजाम कौन देखता था, तो कौन देखता था, भिक्षु देखता था। बेगार का क्या अर्थ है, बेगार यानी उन व्यक्तियों को कहते हैं जो बिना किसी निश्चित पारिश्रमिक के लिए यानी कोई मेहनताना लिए वो काम करता है, कोई फिक्स सैलरी नहीं होती। जैसे वो होता है ना, बंदे को दिहाड़ी पे रख लिया लेकिन उसको ये नहीं बताया कितने पैसे मैं दूंगा, तो वैसे वाले लोग, उनको बेगार कहा जाता है। तो वही चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपको जीवन परिचय आएगा, मुंशी प्रेमचंद अथवा राहुल सांकृत्यायन का जीवन परिचय देना आपको, जिसके अंदर आपको रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली, जो सिंपल लिखते हैं ना आप, जैसे प्रेमचंद है, प्रेमचंद का जन्म 1880 लम्मी गांव उत्तर प्रदेश में, उनका मूल नाम जो धनपत राय था वो पहले उर्दू में लिखते थे। इस तरीके से आपको लिखना, बस शुरुआत में बेसिक सी चीज़ें लिखनी, ज़्यादा नहीं लिखनी। अगर मृत्यु हुई लेखक की तो मृत्यु वगैरह भी लिख सकते हो। उसके बाद में एक हेडिंग डालनी है, वो है प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाओं में आप रचनाएं डाल सकते हो प्रेमचंद की, जिस तरीके से जैसे उन्होंने उपन्यास लिखे हैं, सोजे वतन, निर्मला, रंगभूमि, कर्म भूमि, सेवा सदन, गबन, कोई नाटक था, कहानी थी, जैसे कहानियां थी उनकी, बड़े घर की बेटी, ईदगाह, प्रेम 25, ऐसी जो कहानियां थी उनकी, है ना, तो वो सारी चीज़ें आपको लिखनी होती है। उसके बाद आप जो है यहाँ पे भाषा शैली वगैरह यहाँ पे लिख सकते हो। विशेषताएं आपको अपने पास से बना के लिखनी पड़ेंगी, जो कवि ने विशेषताएं दर्शाई है। पाठ में जो जीवन परिचय है ना, आपको वो सारे मिल जाएंगे, तो आराम से अच्छे से याद करके जाना आप, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देख लेना, जिससे आपको और भी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी एग्जैक्ट क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद कहानी वाले पोर्शन से 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 2-2 नंबर के आएंगे ये। पहला है उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ का मूल भाव स्पष्ट करना है, ठीक है। 3 क्वेश्चन देंगे वैसे तो ये, लेकिन आपको 2 करने हैं जो उनसे आपको आसान लगे, ठीक है। उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ का मूल भाव। विज्ञापनों की चकाचौंध से प्रभावित समाज के संपन्न और उच्च वर्ग द्वारा प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली का अपनाने के कारण उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में दूरियों का बढ़ना, और जो संपन्न नहीं है उनका अपनी इच्छाओं के प्रति लिए गलत मार्ग अपनाना समाज में अशांति और विषमता को बढ़ाता है, जिससे हमारे स्वस्थ और सांस्कृतिक मूल्यों का दोहन होता है, और साथ ही हम वस्तुओं की गुणवत्ता पर भी ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसा कुछ हमें इस पाठ में दर्शाया गया है, इस तरीके से लिखना है। किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। एक बार जो है बचपन में सालिम अली मामा की दी हुई एक एयरगन से खेल रहे थे। उसी एयरगन से एक गोरैया नाम की एक चिड़िया होती है, वो घायल होकर गिर जाती है। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की पूरी दिशा को बदल दिया। सालिम गोरैया के विषय में जानना चाहते थे, तब मामा ने उन्हें नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी BNHS जाकर गोरैया की पूरी जानकारी प्राप्त करने को कहा। वहां जाने के बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे एक
पक्षी प्रेमी बन गए। लेखक के अनुसार मुंशी प्रेमचंद का स्वभाव कैसा था, वो हमें बताना है। लेखक के अनुसार जो मुंशी प्रेमचंद थे उनका जीवन साधारण व्यक्तित्व था, बेपरवाह, विश्वास से पूर्ण, सामान्य वेशभूषा पर जो है कोई भी उनको संकोच नहीं, और एक मुस्कान, व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है खंड घ आएगा, जिसके अंदर आपको कृतिका से क्वेश्चंस मिलेंगे। कृतिका में पहला जो है, इसमें आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको जो है 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 में से कोई से 2 आपको जो आसान लगे वो कर सकते हो। वैसे पहला जो क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का आएगा, फिर 2-2 नंबर के आएंगे, और 3 नंबर वाले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से जो आसान लगे वो कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? आधुनिक समाज में सभ्य नागरिक होने के बावजूद उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की खातिर रूढ़िवादी लोगों के दबाव में झुकना पड़ रहा था। उपयुक्त बात एक पिता की व्यवस्था को उजागर करती है, जो एक और अपनी बेटी को पढ़ा लिखाकर सक्षम बनाना चाहता है, लेकिन समाज के नियमों को मानने के लिए मजबूर है। अथवा में जो क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी एकांकी, इसका उद्देश्य क्या है वो हमें बताना है। रीढ़ की हड्डी एक उद्देश्यपूर्ण एकांकी है। इस एकांकी में लेखक ने स्पष्ट किया है कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव करना उचित नहीं है। लड़की भी उच्च शिक्षा के साथ साथ सम्मान की अधिकारिणी होती है। विवाह के नाम पर उससे तरह तरह के सवाल पूछकर उसे अपमानित करना उचित नहीं है। आज लड़कियां भी लड़कों के जो है समान उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, अतः उन्हें भी उचित सम्मान मिलना चाहिए। लेखक ने गोपाल प्रसाद जैसे रूढ़िवादी विचारधारा के लोगों पर भी यहाँ पे प्रहार किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपनी सुरक्षा के प्रबंध और अत्यावश्यक सामानों को जुटाने लग गए। उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सिलाई, पीने का पानी और कंबोज की गोलियां इकट्ठी करनी शुरू कर दी, ताकि बाढ़ से घिरे जाने पर कुछ दिनों तक उनका गुजारा चल सके और रोजमर्रा के कार्यों के लिए उन्हें इन जो चीज़ें हैं इनका अभाव ना झेलना पड़े। दुकानों के निचले हिस्सों से सामान हटाया जाने लगा ताकि नुकसान कम से कम हो सके, और इस प्रकार की सावधानियां जो है देखी जाने लगी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? लेखिका की नानी अपनी बेटी का विवाह क्रांतिकारी से करने की इच्छुक थी, इसीलिए नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की थी। उस भेंट में उन्होंने यह इच्छा प्रकट की कि वे अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती है। इस घटना से उनका देश के प्रति अटूट प्रेम का पता चलता है। आगे बढ़ते हैं जो है यहाँ पे, उसके बाद में और भी आप पॉइंट लिख सकते हो, जैसे जीवन भर पर्दे में रहकर उन्होंने अपनी बेटी की भलाई के लिए दूसरे पुरुष से मिलने की हिम्मत की। इससे उन्हें साहसी व्यक्तित्व और मन के में सुलगती स्वतंत्रता की भावना का यहाँ पे पता लगता है। उसके अलावा आप लिख सकते हो पॉइंट, ये पॉइंट है, पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है ना। 3 पॉइंट आप आराम से लिख सकते हो बना के। 2 पॉइंट लिख लेना जो आसान से लगे आपको, या फिर सिंपल आपको आता है आंसर गाइड में से रट के जाओ तो वो भी कर सकते हो। लेखिका की नानी भले अनपढ़, पुराने ढंग और हमेशा पर्दे में रहने वाली महिला रही हो, परंतु अपनी निजी जिंदगी में वे आज़ाद विचारों वाली महिला थी। उन्होंने कभी भी नाना जी के विचारों का अंधा अनुकरण नहीं किया, बल्कि अपने हिसाब से ही अपना जीवन व्यतीत किया था। तो इस तरीके से आप इसका आंसर बना सकते हो। अगला जो बुक है आपकी, आदर्श जीवन मूल्य मध्यमा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट पुरानी किताबें, कुछ स्टोरों पे पुरानी किताबें बेची जा रही हैं, तो जिनमें 18-20 के आसपास कुछ चैप्टर हैं। अगर आप भी वो लेके आ गए हो तो आप गलत किताब लेके आए हुए हो। आपकी जो नई बुक आ रखी है, अब की बार ही लॉन्च हुई थी, जिसमें 8 से 9 चैप्टर कुछ है आई गेस। इसके जो है सॉल्यूशंस, बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको वेबसाइट cclchapter.com पर मिल जाएगा। सब कुछ मिलेगा आपको उस वेबसाइट पर, बस आपको विजिट करना पड़ेगा गूगल पर जाकर। तो वही किताब है ये, उसका पूरा सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो देख लो आप, आदर्श जीवन मूल्य मध्यमा, इसके आधार पर आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने, 5 प्रश्न दिए जाएंगे, 2-2 नंबर के होंगे सारे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, जीवन में दिव्य लक्षणों का क्या महत्व है? जीवन के दिव्य लक्षण जहां अच्छी पढ़ाई में सहायक होंगे, वहीं आगे पूरे जीवन को एक अच्छा आधार देकर जीवन में छिपी महानता को प्रकट करेंगे। जैसे अच्छी पढ़ाई केवल इसी समय के लिए नहीं है, अपितु अच्छे करियर एवं नीतिपूर्ण जो है धनोपार्जन यानी धन को अर्जित करना के द्वारा समग्र जीवन का अच्छा आधार है। ऐसे ही ये गुण मात्र अब के लिए नहीं, बल्कि समूचे जीवन की अक्षय नीति है। बुद्धि पर संगति का क्या प्रभाव पड़ता है? बुद्धि संगति के प्रभाव से बनती या बिगड़ती है। संगति अच्छी होती है तो बिगड़ी हुई बुद्धि भी संवर जाती है और सही निर्णय करने लगती है, लेकिन संगति ही बिगड़ी हुई हो तो अच्छी भली बुद्धि को भी बिगाड़ देती है। सज्जन लोग अपने गुरुजनों श्रेष्ठ जनों के एवं माना था यहाँ पे, एवं श्रेष्ठ जनों के पास क्यों गए?
गुरुजनों और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने आचार्य, शिक्षक या गुरुजनों के निकट जाना, उनसे अपनी जिज्ञासा का समाधान करवाना, प्रश्नों का उत्तर लेना और उनके अनुभव का अपने लिए लाभ लेना बहुत अच्छा भी है और आवश्यक भी है। बुद्ध देव ने अपनी शत्रुता समाप्त करने के लिए क्या उपाय सुझाया? आपसी शत्रुता के बारे में उन्होंने कहा था कि वैर से बुद्ध ने बुद्ध ने कहा था कि वैर से वैर जो है शांत नहीं होता, अवैर से ही, यानी मतलब दुश्मनी ना करके ही जो दुश्मनी है वो शांत होती है, अवैर से ही वैर शांत होता है। तो ये इनके बारे में इन्होंने ये जो है तरीका बताया था। मनुष्य के जीवन की सार्थकता किस में है? मनुष्य के जीवन की सार्थकता परिश्रम करने में है। जो व्यक्ति जीवन में पुरुषार्थ करता है, यानी परिश्रम करता है और विपरीत परिस्थितियां आने पर भी निराश नहीं होता, उस व्यक्ति का जीवन सार्थक माना जाता है, सफल माना जाता है। तो ये था आपका कंप्लीट पेपर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको बाकी के पेपर्स की वीडियो भी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख सकते हो। और अगर चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करने का मन कर रहा है तो कर सकते हो यार, ठीक है। और वेबसाइट पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। गूगल पर जाना है, सर्च करना है cclchapter.com, वहाँ पर आपको सारी बुक्स के सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQs प्रैक्टिस करने के लिए और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे, पेपर्स वगैरह भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो PDF में। ये जो पेपर मैंने कराया, इसके आंसर की जो मैं पढ़ा रहा था, ये आंसर की भी आपको वेबसाइट से ही मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।